अगर ये पीस डील हो जाती है बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो ईरान विल बी अ मिडिल पावर। उन्होंने जो है वो पहला नारा ही ये बुलंद किया कि डेथ टू अमेरिका। जितनी भी पहले जंगें हुई हैं जिसको यूएस ने लीड तो किया है, लेकिन उसने कोलिशन बिल्ड की है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन उन पांच ममालिक में से एक मुल्क उसको वीटो कर दे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो अरब मिलकर मिडिल पावर बन सकते थे वो अब तकसीम है, वो तो मिडिल पावर नहीं बन सकेंगे। इस्लामिक नेटो की भी बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट इस्लामिक मुल्क हैं, एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए। तो दुनिया ने देखा कि पांच रियासतें जो हैं वो जो चाहती हैं वो कर रही हैं। सऊदी अरेबिया को उनकी एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी है, उन्होंने यूक्रेन के साथ भी की और पाकिस्तान के साथ भी की। पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि हम अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अगर अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो आप चाइना को छोड़ देंगे। डू यू थिंक पाकिस्तान इज अ मिडिल पावर नाउ? पाकिस्तान के ऊपर जो एक चैलेंज आता है वो इकोनॉमिक है। 200 ममालिक के लोग वहां पे आके रहना शुरू हो गए, वहां बिजनेस कर रहे हैं, वहां ट्रेड कर रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं जो कि कामयाब अभी नहीं हैं, लेकिन चल रहे हैं। सीज फायर भी कायम है, नेवल ब्लॉकेड भी कायम है, आबनाए हुर्मुज़ भी बंद है, लेकिन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, निगोशिएशंस ऑन है। लेकिन इस सारी लड़ाई में कोई दुनिया की मिडिल पावर्स भी अपना एक रोल निकाल रही हैं। जैसे पाकिस्तान का रोल सऊदी अरब के साथ निकल रहा है, जैसे इंडिया का यूएई के साथ निकल रहा है। और भी जो मिडिल पावर्स हैं वो भी अपना एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में रोल देख रही हैं। मैंने आज जावेद मलिक साहब को दावत दी है कि जो दुनिया की मिडिल पावर्स हैं, एक तो वर्ल्ड पावर्स हैं, एक मिडिल पावर्स। तो एक तो ये हमें जरा मिडिल पावर्स की डेफिनेशन बताएं और उनके रोल्स बताएं, एक एक करके हम वो देखते हैं। शुरू पाकिस्तान कुछ से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? मलिक साहब, डू यू थिंक पाकिस्तान इज अ मिडिल पावर नाउ और स्टिल नॉट? In my opinion, yes. पाकिस्तान always in my opinion was, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एक न्यूक्लियर पावर है। तो ऑफ कोर्स फ्रॉम अ मिलिट्री परस्पेक्टिव पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पावर। जो मिडिल पावर की डेफिनेशन हम देखते हैं उसके अंदर वेरिंग डिग्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की जाती है। जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान ने इस दफा ग्लोबल स्टेज पर हासिल किया है, दैट इज डेफिनेटली प्लेस्ड पाकिस्तान इन द सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी ऑल्सो। तो अब वो दोनों प्रीरिक्विजिट्स जिनको आप कह सकते हैं कि मिलिट्री माइट ऑन इट्स ओन माइट नॉट डिफाइन योर ग्लोबल पावर, लेकिन आपने जो डिप्लोमेटिकली अपनी पोजीशन को असर्ट किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन द टेबल ऑफ द मिडिल पावर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो ऑफ कोर्स एज यू नो वेरी वेल कि जो हमारी वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बना यूनाइटेड नेशंस के प्रीटेक्स्ट के अंदर, उसमें जो हम कहते हैं सुपर पावर्स या ऐसी पावर्स जिन्होंने बेसिकली दुनिया को डोमिनेट करना था, वो तो वही पांच रियासतें थी जिनके पास वीटो पावर थी। तो दुनिया ने देखा कि वही पांच रियासतें जो हैं वो जो चाहती हैं वो कर रही हैं, उनकी एक तरह से वीटो पावर है। कुछ आप करना चाहें, चाहे अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन उन पांच ममालिक में से एक मुल्क उसको वीटो कर दे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर वो चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो एक फीलिंग थी, ये तो मिडिल पावर्स में इमर्ज होती आ रही थी। लोग सोच रहे थे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी रियासतें के हालात बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा हॉस्टेज हैं उस एक एनवायरनमेंट के, बट वी आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम रियली एक्सर्टिंग आवर ओन प्रेजेंस। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि देखिए जो सुपर पावर और मिडिल पावर में क्या डिफरेंस है। अब सुपर पावर जो है वो हम देखते हैं कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि इट वाज स्टिल अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो दो डोमिनेंट पावर्स थी वो रशिया यानी यूएसएसआर और यूएसए, उस वक्त किसी हद तक फिर भी बैलेंस बरकरार रहता था। यानी सम पीपल ऑटोमेटिकली अलाइंड विद रशिया, सम पीपल ऑटोमेटिकली अलाइंड विद द यूएस, क्योंकि उनको पता था कि वही हमारे एक तरह से आप फादर फिगर कह लें, गॉड फादर कह लें उनको, जो उनके कैंप में आपको जाना जरूरी था। यूरोप जो था ट्रेडिशनली, नेटो को भी आप जहन में रखिए, डब्ल्यूटीओ को जहन में रखिए, और भी बहुत सी अलायंसेज हैं, उसके नतीजे में यूरोप ऑटोमेटिकली ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द यूएस। लेकिन अभी हमने देखा जब यूक्रेन वॉर हुई तो यूरोप का अपना स्टैंड था, यूरोप स्टैंडिंग विद यूक्रेन। रशिया जो था वो अपोजिंग साइड पे चला गया, बिकॉज वहां पे एक और डायमेंशन आ जाती हैं। तो ये इन तमाम जो आप कहते हैं रप्चर्स के हैं या फ्रैक्चर्स के हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बने, तो दैट रियली नेसेसिएटेड द थॉट ऑफ दीज मिडिल पावर्स बिकमिंग मोर रेलिवेंट। अब ऑस्ट्रेलिया है वो इसमें से किसी, जी जी, आप नहीं कुछ नहीं, कहना चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर हम जरा चॉक आउट कर लें
दुनिया की जी 5 या 7 मिडिल पावर्स को, तो फिर उन पर एक एक करके बात कर लें। एक तो पाकिस्तान हो जी। गया, और क्या चॉक आउट पाकिस्तान के करते ऊपर हैं, हम तो बात मेरी ना कर लें। देखिए जी, इसमें वेरिंग डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो ब्रॉड कंसेंसस है, अगर आप मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख सकता हूं, मे बी वी कैन एग्री एंड डिसएग्री ऑन इट, बिकॉज एज सच कोई डिफाइंड क्लब नहीं है जिससे वो जो 5 पावर्स हैं जो यूएन में है वो तो डिफाइंड है। ये जो मिडिल पावर्स हैं ये अपने आप को असर्ट कर रही हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, कनाडा है, ब्राजील है, मेरी नजर में किसी हद तक इंडोनेशिया भी है, मलेशिया, तुर्की है, मेरी नजर में यूएई इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ मिडिल पावर, मेरी नजर में पाकिस्तान ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस पे ग्लोबल साउथ भी है, ग्लोबल नॉर्थ भी है। तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो सुपर पावर्स हैं, अगर आप उनको यूं देखें कि जैसे कि एक हैवी वेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, दे आर पावरफुल, दे आर स्ट्रांग, उनका पंच भी स्ट्रांग है। लेकिन जो मिडिल पावर्स हैं दे आर मोर लाइक अ मार्शल आर्टिस्ट, यानी वो एजाइल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन उनके पास ऐसे दाव पेच हैं कि वो कभी कभी उस सुपर हैवी वेट वाले को भी गिरा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके खिलाफ हैं, लेकिन यह है कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। अभी अगर आप किसी मुल्क को भी देखेंगे, उसके अंदर पॉजिटिव्स भी हैं, उसके अंदर नेगेटिव्स भी हैं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, वी हैव अभी अब जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है वो पाकिस्तान की असिस्टेंस ले रही है टू बी एबल टू रिजॉल्व डिफरेंस। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए पाकिस्तान इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए ग्लोबल पीस मेकर, और उसके अगर आप कहें कि किसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो यूएस की हेल्प कर रहे हैं जो कि एक सुपर पावर है। तो ऑब्वियसली आज से 5 साल पहले आप चले जाइए, कभी सोच भी नहीं सकता था कोई कि यूएस पाकिस्तान को बोलेगा कि हमें आप पीस मीडिएट करवा के दें। पाकिस्तान को तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत नैरो प्रिज्म से देखते थे। दे यूज्ड टू कनेक्ट अस इवन विद एफपैक। वो तो हमें यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक लेंस से देख रहे थे, पाकिस्तान की पोजीशन को, पाकिस्तान की इंडिविजुअल प्रेजेंस को, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स को, पाकिस्तान की जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं उनको किसी हद तक व्यू नहीं किया जाता था। पर ये तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब डिप्लोमेसी थी, हमारी जो लीडरशिप के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, हम आमगी थी एक उसमें। और चीज जो इमर्ज हो रही है वो ये है कि अब यूरोप और अमेरिका दूर हो रहे हैं। जर्मनी से अमेरिका ने अपनी फौजें वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है, 35-40 हजार जी रुपए। और हम देख रहे हैं कि नेटो में क्रैक्स हैं। आप यूरोप को जी। मिडिल पावर में देखेंगे, या यूरोप का मिडिल पावर का जर्मनी का, इटली का, नॉर्वे का, स्पेन का, ये कहाँ खड़ी होंगी अब माइनस अमेरिका? जी, मुझे ये लग रहा है कि यूरोप जो है वो एक इंडिविजुअली अपना ब्लॉक जो है उनका एग्जिस्ट करता है, यूरोपियन यूनियन के नाम से आप जानते हैं, और यही वो मिडिल पावर्स की बात की जाती है कि जो अपने इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स बनाती हैं। पाकिस्तान को देख लीजिए, हमने अभी जो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्की और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बना, क्वाड कहते हैं। इसी तरह बाकी ममालिक का भी है, फार ईस्ट में भी है। यूरोप के अंदर भी आप देख रहे हैं कि ऐसा ही एक इमरजेंस है। लेकिन वहां ब्रिटेन के साथ किसी हद तक जब ब्रेग्जिट हुआ, तो ब्रिटेन का जो ट्रेडिशनल अलायंस था वो अमेरिका के साथ था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस तमाम एपिसोड के बाद इवन वो दोबारा बात कर रहे हैं कि दे माइट वांट टू गो बैक इनटू यूरोप। तो यूरोप मुझे नजर में आ रहा है कि वो एक मिडिल ग्राउंड रहेगी, मोर मॉडरेट, नॉट हैवी हैंडेड लाइक परहैप्स द यूएस के बारे में एक परसेप्शन है कि वो बहुत हैवी हैंडेड हैं, दुनिया की जंगों में अपने आप को ले जाते हैं। इवन दो अगर उनको इससे पहले तो कोलिशन बिल्डिंग होती थी, आपने देखा था जितनी भी पहले जंगें हुई हैं जिसको यूएस ने लीड तो किया है, लेकिन उसने कोलिशन बिल्ड की है। यहाँ पे उन्होंने कोलिशन बिल्ड करना भी मुनासिब नहीं समझा। इंटरनेशनल लॉ को भी उन्होंने इस तरह से जो है वो मलूज़ खातिर नहीं रखा। और वही वो थॉट्स हैं जिन्होंने उन पावर्स को सोचने के मजबूर किया कि देखिए ये इंटरनेशनल लॉ की एप्लीकेशन तो बहुत सेलेक्टिव हो रही है, कहीं पे यूएन रेजोल्यूशंस है वो इंप्लीमेंट ही नहीं होती, कहीं पे वो होती हैं, कहीं पे हमें कहा जाता है कि आप इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करें, लेकिन खुद कुछ ममालिक ये समझते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ से इम्प्यून है। तो ये ऑब्वियसली वो फीलिंग्स थी, वो सेंटिमेंट्स हैं जिसने जन्म दिया ऐसी सोच को कि भाई आप अपनी इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं, आप स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को बरकरार रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए और अपनी पोजीशन को आप जरूर एक अच्छी रिलेशनशिप रखें, लेकिन यू डोंट हैव टू बी इन एनी पर्टिकुलर ब्लॉक। ये वो थॉट है जिसने इसकी बुनियाद डाली। और अब हम देखते हैं कि मिडिल पावर्स आर द वंस इन द फ्यूचर। अब उनकी अलाइनमेंट चाइना के साथ ज्यादा होती है या वो यूएस के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, इट विल ऑल डिपेंड। ईच मिडिल पावर हैज इट्स ओन प्रायोरिटीज, उसके मुताबिक वो किसके साथ अलायंस करना चाहेंगे ये उनके लिए मुमकिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ सिक्योरिटी रिलेशनशिप रखते हैं तो आप उसी के साथ रहें। हमने देखा कि अभी सऊदी अरेबिया को उनकी एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी है, उन्होंने यूक्रेन के साथ भी की और पाकिस्तान के साथ भी की। तो दैट इज व्हाट डिफाइंस अ मिडिल पावर, जो अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल ब्लॉक से हट के
एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं और फ्यूचर की जो डायमेंशन उनको जहन में रखते हैं। मेरी नजर में ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप देख रहे हैं गल्फ स्टेट्स के अंदर भी एक अपनी जो उनकी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको उन्होंने स्प्रेड आउट कर दिया है विद डिफरेंट अलायंसेस। लेकिन हमें गल्फ में ब्रेक्स भी तो नजर आ रही हैं, ओपेक टूट रहा है, अभी कह रहे हैं अरब लीग टूट रही है, यूएई सऊदी अरब के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यू सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया है, यूएई ने लेटर ऑफ इंटेंट फॉर सिक्योरिटी इंडिया के साथ साइन किया है। ये कॉन्फ्लिक्ट भी तो हमें नजर आ रहा है। तो जो अरब एक मिलकर मिडिल पावर बन सकते थे, वो अब तकसीम है, वो तो मिडिल पावर नहीं बन सकेंगे। नहीं देखिए, मिडिल पावर से मुराद है इंडिविजुअल स्टेट। हर स्टेट जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए आजाद है। दैट्स द पॉइंट बेसिकली। जरूरी नहीं है कि वो अगर ट्रेडिशनली किसी ब्लॉक का हिस्सा थे तो उसी के अंदर रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं। जहां तक सवाल है मुत्तहिदा अरब अमारात का, तो वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है मेरी नजर में। वो एक इट्स वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ अ मिडिल पावर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनकी इकोनॉमी है। उन्होंने विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है वो अपने आप को इकोनॉमिकली, उनका जो जीडीपी है वो मैं समझता हूं कि सबसे फास्ट है विद इन द जीसीसी। जहां तक सवाल था ओपेक का, तो देखिए ओपेक आज से 50 साल पहले बनी थी। हम्म। उसके अंदर जो लिमिटेशंस थी वो उनकी जगह हुई होंगी। आज के हालात के मुताबिक यूएई ये समझता है कि जब उसके पास कैपेबिलिटी है टू ड्रिल मोर ऑयल, व्हाई शुड इट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। मतलब आज की नीड्स और 50 साल पहले की नीड्स फर्क हैं। तो ऑल्दो सम पीपल, मैं देख रहा हूं कुछ जगहों पे वो इसको नेगेटिवली ले रहे हैं, ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है उनका। अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने समझा कि उनके पास जो एबिलिटी टू ड्रिल द ऑयल है उसको वो बरूए कार लाएं। इसमें क्या बुरी बात है? नहीं ये तो एक अच्छी चीज है। उन्होंने अपने अपने स्ट्रेंथ्स को बुरे कार ला के अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो नीड्स 40 साल पहले थी वो आज तो नहीं है। तो ये इस तरह से देखना चाहिए। और प्लस आप ये भी देखिए कि जीसीसी के अंदर कतर है, वो ओपेक का मेंबर नहीं है। ओमान उसका मेंबर नहीं है, बहरीन उसका मेंबर नहीं है। उसने को रप्चर तो नहीं किया जीसीसी को। तो वो एक इंडिविजुअल डिसीजंस हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मिडिल पावर्स शुड बी फ्री टू चूज हु दे फाइंड इज देयर स्ट्रेटेजिक एलाई। वो हो सकता है कि कहीं पे वो समझे मिलिटरली वो एक ग्रुप के साथ हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली किसी और के साथ भी हो सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल एंड एजाइल। आपने ऑस्ट्रेलिया को मिडिल पावर रखा, हमें तो बड़ा इररेलेवेंट लगता है वो दुनिया के जी नक्शे पे। मतलब कहीं रोल उसका कोई ऐसा नजर नहीं आता कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में उसका कोई रोल हो, किसी डिप्लोमेसी में उसका कोई एक्टिव रोल हो। तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को मिडिल पावर कैसे करें? मैं तो उसे काफी इररेलेवेंट समझता हूँ दुनिया में के मामलात से। वो खुद को अलूफ ही रखते हैं, कोने में रखते हैं। जी, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया इज अ ह्यूज कंट्री। उसका लैंड मास बहुत बड़ा है। अगर आप न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव में देखें, चाइना के पर्सपेक्टिव में देखें, फार ईस्ट के पर्सपेक्टिव में देखें, तो उनके वहां पे एक डेफिनेटली ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। दे आर नॉट इंटरवेंशनिस्ट। मतलब उनका ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो जाके किसी मुल्क में इंटरफेयर करें। लेकिन वो जो उनका सफेयर है उसके अंदर वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। हमने देखा ये है कि मिडिल पावर से ये मुराद दी जाती है कि जो किसी के इन्फ्लुएंस से हट के अपने तौर पर फैसले करने के लिए अपने आप को उसके काबिल समझते हैं। मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया अपने फैसले खुद करते हैं। वो किसी प्रेशर में नहीं आते। उनका अपना डिसीजन है, वो जिसको फॉलो करते हैं या जिसको उनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट में है। यही तो डिफाइन करता है मिडिल पावर को, कि आप किसी के प्रेशर में नहीं है। देखिए पाकिस्तान है फॉर एग्जाम्पल। पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि हम अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेंगे, हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां पे गए, उन्होंने लंच किया, उनकी मुलाकातें हुई, आगे से उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उनकी रिलेशनशिप ग्रो हुई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मेरे सीपैक के साथ क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो आप चाइना को छोड़ देंगे। उन्होंने एक परफेक्ट डिप्लोमेटिक इक्विलिब्रियम कायम किया। चाइना के साथ हमारी अपनी रिलेशनशिप है। चाइना के साथ मैं समझता हूं हमारी एक ऐसी रिलेशनशिप है जिस पे हर पाकिस्तानी को फख्र है। यूएस के साथ हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए बहुत अच्छी, लेकिन ट्रेडिशनली हुई नहीं। उस पर अब काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर इंशाल्लाह और बेहतर होगी। तो इसको हम मुस्बत लेंगे ना, कि हम बजाय इसके कि हम अपने आप को एक पावर के साथ अलाइन कर रहे हैं, हमने अपने आप को यूएस के साथ भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम अपने आप को चाइना के साथ भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। गल्फ स्टेट्स के अंदर भी हम देख रहे हैं, अगर हमारा डिफेंस पैक्ट एक कंट्री के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी के खिलाफ हैं। हम उन सब के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बरकरार किए हुए हैं। या अगर एक के साथ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के साथ नहीं हुआ तो हम एक के साथ भी ना करें। यही वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है मुजम्मिल साहब, जो एक मिडिल पावर को मेरी नजर में डिफाइन करता है, कि यू आर फ्री टू चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट। आप अपने आप को बाउंड ना समझे कि मैं एक ब्लॉक का हिस्सा हूं और मैं उसी ब्लॉक के अंदर रह के ही एग्जिस्ट कर सकता हूं। आप उस ब्लॉक से निकलने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं मोर एजाइल एंड मोर फ्लेक्सिबल। आई थिंक ये रियलाइजेशन है कि जीसीसी के अंदर आप रह सकते हैं लेकिन आप ओपेक से बाहर रह सकते हैं। यही तो मिडिल पावर की डेफिनेशन है मेरी नजर में। आपने जीसीसी को नहीं तोड़ा लेकिन आपकी नीड्स ऑयल के हवाले से डिफरेंट है। आप उसको अगर चाहते हैं कि आप अपने ऑयल को ड्रिल करें, वो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, मजीद बेहतर होगी। तो यही वो डिफाइनिंग फैक्टर है जो मैं समझता हूं कि एक मिडिल पावर को ट्रूली डिफाइन करता है। नॉर्थ कोरिया को मिडिल पावर समझते हैं आप? नॉर्थ कोरिया इज कंप्लीटली डिफरेंट। मैं उसके बारे में आई वुड प्रोबब्ली लाइक टू रिजर्व माय जजमेंट। नहीं, इट्स गॉट, जी। इट हैज अ न्यूक्लियर, इट हैज मिसाइल, इट्स अ मिलिट्री पावर। तो अगर उस डेफिनेशन पे तो वो पूरा उतरता है मिडिल पावर की। इट्स अ थ्रेट टू जापान एंड साउथ कोरिया, पैसिफिक को वो ड्राइव करता है। तो आप उसे मेरी नजर में मिडिल पावर लेंगे कि नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आप ऐसे ममालिक को पावर के तौर पर इस दुनिया में काउंट कीजिए जिनकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो, जो इस मुल्क, इस दुनिया की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको एसडीजी गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उस लाहे अमल पर कारबंद हो। आप पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम कर रहे हो, आप ग्लोबल डिप्लोमेसी में पीस बिल्डिंग के हवाले से बात करें। पाकिस्तान जो है वो अपनी पीस बिल्डिंग के हवाले से अपने आप को असर्ट कर रहा है। यूएई का आपने जिक्र किया, वो एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है दुनिया में। आपने और ममालिक का ऑस्ट्रेलिया, उसका भी एक अपना मकाम है। तो मैं समझता हूं कि जो ममालिक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दुनिया की इकोनॉमी के अंदर, दुनिया की ग्रोथ के अंदर, दुनिया की स्टेबिलिटी के अंदर, मेरी नजर में बड़े अदब से मैं उनको पावर समझूंगा। जो लोग अगर डिसरप्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को, पीस के रास्ते में किसी हद तक रुकावट आते हैं, या वो समझते हैं कि उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो मुतसादिम है इस पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर से, तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप अपनी पॉलिसी पर नजरअसानी कीजिए। इंडिया को मिडिल पावर लेते हैं आप? देखिए, हम इंडिया को एक वक्त में तो इंडिया से सिक्योरिटी काउंसिल का, आपको पता है, परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी वो लॉबी कर रहा था कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। तो आप इंडिया को मिडिल पावर के तौर पे लेते हैं या मिडिल पावर से वन हाई आप लेते हैं? देखिए, हम ऑब्वियसली अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को साइड पे रख के इस हकीकत को तो देखेंगे ना कि इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर। उसका जीडीपी देखें, उसका जो ग्लोबल, उसका जो रिजर्व्स हैं उसके, वो कहाँ हैं। अभी आप दुनिया में अमीर तरीन लोगों में उनके लोगों का नाम आता है, तो ऑब्वियसली दे हैव अ प्रेजेंस इन दिस वर्ल्ड। उनका यूरोप के साथ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, अमेरिका के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, चाइना भी उनको ऑफ कोर्स एडवर्सोरियल रिलेशनशिप भी है, लेकिन वो दे रियलाइज कि वो एक ग्रोइंग पावर है दुनिया की। आई थिंक चाइना, और वो इवन पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़े ममालिक में तस्लीम किया जाता है। कुछ समझते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा है, कुछ समझते हैं चाइना की ज्यादा है। इट्स अ बिग कंज्यूमर मार्केट। हर मुल्क जो है वो उनके साथ ट्रेड करना चाहता है, बिकॉज वो समझता है वहां पे वो अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। आईटी की इंडस्ट्री के अंदर उनका बड़ा है। तो मैं डेफिनेटली दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स। हम उनको डिनाई करें या ना करें, वो माने या ना माने, वो अपनी जगह पे, बट दे डू हैव अ स्ट्रेंथ। आई वुड कंसिडर देम टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। आपने इंडोनेशिया को इसीलिए मैं मिडिल समझता हूँ कि जी, आपने इसलिए इंडो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की रिलेशनशिप बेहतर होनी चाहिए। और मेरी मेरी उम्मीद है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा डिप्लोमेटिक मिशन होगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब का भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, वो रीजनल हार्मनी होगा, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान वांट्स अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया से हमें उस तरह का, बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप के लिए आपको पार्टनर चाहिए, डायलॉग के लिए भी आपको पार्टनर चाहिए। वहां पे जो कुछ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो हो सकता है हॉस्टाइल हों, लेकिन आई डू बिलीव कि वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के साथ अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं। लेट्स होप कि वो जो पॉजिटिव माइंड रखने वाले लोग हैं, कभी कभी उनके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, सब लोग एक तरह तो नहीं सोच रहे हिंदुस्तान में। हो सकता है कुछ राइट विंग के ऊपर हूँ, कुछ जो है जरा रेडिकल स्टांस रखते हूँ, लेकिन लेट्स होप कि हम जो मिडिल ग्राउंड है, यहाँ मिडिल पावर की बात हो रही है, जो मिडिल या मिडिल ने मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर इस खित्ते में अमन की भी बात होगी। साथ हमें बनाई थी, इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अनफॉर्चुनेटली वो इतना अपने जो पोटेंशियल है उसको अचीव नहीं कर पाए, लेकिन एज यू नो इन डिप्लोमेसी वन नेवर लूजेस होप।
हम तो हमेशा कोशिश यही करेंगे कि इस खत्ते में अमन हो हमारे तमाम नेबर्स के साथ। वो हम सब की बेहतरी में है, हमारे अवाम की बेहतरी में है, हमारी इकोनॉमी की बेहतरी में है। और हम मिलकर बहुत जो कलेक्टिव हमारे जो बजाय हम एक दूसरे से लड़ने के, हम पॉवर्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम हेल्थ केयर के अंदर अपनी कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। वी कैन डू सम गुड थिंग्स टुगेदर। लेट्स होप common sense prevails in India also, and they think the way many people in Pakistan think. Now, three more countries: Indonesia, Turkey, and Brazil. How do you Yes. rate them as middle pass? Absolutely. See, Turkey, in my opinion, has under the current prime president has really transformed itself. अभी उनके सामने अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखेंगे तो it's getting there are some challenges definitely. हम ये नहीं कह सकते कि it's very sort of a easy ride, but they were faced with a lot of challenges. Externally and internally. और अब भी आप देखें कि वो नेटो का भी हिस्सा हैं. They are perhaps the only Muslim country in NATO. They could potentially be members of the European Union in the future. So they definitely have a very important role. उनकी जो population है वो बहुत हुनरमंद है, talented है. उनकी global stage के ऊपर बात सुनी जाती है. NATO में उनका एक बड़ा important role है. I do consider them to be a very important power in the world. I think Pakistan, if you talk from a Muslim country's perspective, 57 हमारे ममालिक हैं. उन 57 ममालिक में जो टॉप मेरे नज़र में 10 होंगे उनके अंदर तुर्की का नाम होगा, डेफिनेटली ऑन द टॉप फ्यू. रहा सवाल ब्राज़ील का, तो ब्रिक्स के अंदर भी वो हैं. आप जानते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है इट्स वेरी फास्ट ग्रोइंग. Furthermore, उनके पास जो potential to trade with the South American region, they are the giants in that region. So I definitely consider that Brazil has a very very strong economy in the future. तो हर कोई जो है इन तमाम ममालिक के साथ जिनका भी आपने जिक्र किया, they all have their own individual strengths. They all do have some weaknesses also. But as I said, जो definition है वो यही है कि any country who has the ability to make its own decisions is broadly known as a middle power. They can collectively play a role and they can individually play a role. जरूरी नहीं है कि तमाम middle power कोई block बना लें. They can individually act. पाकिस्तान है, अभी इस एग्जाम्पल में ले लीजिए, पाकिस्तान is acting independently as a peacemaker. See, we are not a part of a block for this peace. Yes, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. हम गल्फ ममालिक की भी तायद हासिल है, हमको चाइना की भी है. हर तरफ से हमें तायद मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है. लेकिन जो मेन फैसिलिटेशन का रोल है वो पाकिस्तान प्ले कर रहा है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट डिफाइंस अ मिडिल पावर इन माय हम्बल ओपिनियन जी. देखें, कुछ मिडिल पावर की एक डेफिनेशन तो ये है कि उसकी कुछ मिलिट्री माइट भी होनी चाहिए और जी. इकोनॉमिक माइट भी होनी चाहिए. जी. खाली मिलिट्री माइट भी मिलिट्री पावर नहीं, आपको मिडिल पावर नहीं बनाती, और खाली इकोनॉमिक माइट भी आपको मिडिल पावर नहीं बनाती. इट इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन कि आप इकोनॉमिकली भी स्टेबल हों और आप मिलिटरीली भी स्टेबल हों. जापान को मिडिल पावर लेंगे आप, क्योंकि वहाँ तो जापान की मिलिट्री तो इतनी मजबूत नहीं है लेकिन इकोनॉमी मजबूत है. तो आप उसको मिडिल पावर लेते हैं या नहीं लेते हैं? एब्सोल्युटली. मेरी नजर में तीन बेसिक क्राइटेरियाज है मुजम्मिल भाई. डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन आपने कहा मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और तीसरी है ग्लोबल इन्फ्लुएंस. ये तीनों चीजें मिलके आपको एक मिडिल पावर बना देती हैं. जो डिफाइनिंग फैक्टर है वो ये होता है कि यू आर फ्री टू मेक योर ओन डिसीजंस. जब अपने फैसले आप खुद कर सकते हैं. पाकिस्तान के ऊपर जो एक चैलेंज आता है वो इकोनॉमिक है. देखिए, वी आर स्टिल वी नीड टू डू बेटर इन आवर इकोनॉमी. ये इस चीज पे आई एम श्योर आप एग्री करेंगे. अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर लेते हैं, हमने अपनी मिलिट्री माइट, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ न्यूक्लियर पावर, हमारी डिफेंस पे हमें फख्र है. हमने अभी प्रूव भी कर दिया, इंडिया ने जब हम पे हमला किया हमने जवाब भी दे दिया. ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी हमने अपना जो है वो प्रेजेंस फील करवा दी. पास्ट में जो कुछ चैलेंजेस हैं उन सबको हमने अल्हम्दुलिल्लाह खैराबाद किया. अभी हम चाहते हैं कि हम एक पीस मेकर के तौर पर दुनिया में जाने जाएं और वही उसी इमेज को हम लेकर आगे बढ़े. तो ये इन्फ्लुएंस भी है हमारे पास, मिलिट्री माइट भी है. इकोनॉमिक के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. बट आई स्टिल फील दो में से एक फैक्टर भी हो, तीन में से दो फैक्टर भी हो अगर आपके पास, तो यू आर ए मिडिल पावर. बट यू नीड टू हैव ऑल थ्री टू रियली हैव अ रोल. कहते हैं ब्रिटेन हैज लॉस्ट हिज रोल एज अ मिडिल पावर. आप समझते हैं कि एक वक्त में यूके, ग्रेट ब्रिटेन दुनिया को ड्राइव करता था. आज यूके और ग्रेट ब्रिटेन ना यूरोप को ड्राइव करता है ना अमेरिका को ड्राइव करता है, बल्कि बहुत ही वीकर पोजीशन में ब्रिटेन नजर आता है. एज मिडिल पावर उसने अपना रोल, एक तो मेन पावर के तौर पे हम तो उसे सुपर पावर के तौर पे देखते थे वो है वीटो तो के सही. साथ. लेकिन वीटो के साथ, लेकिन रोल आपको उसका मिडिल पावर से भी नीचे नहीं नजर आ रहा?
उसके दो तीन रीजंस हैं मुजम्मिल भाई। बर्तानिया में देखिए हमें वहां पे एक तरह से लीडरशिप क्राइसिस रहा है। मैं समझता हूँ कि डेविड कैमरन के बाद जब उन्होंने, आपको याद है, ब्रेग्जिट का एक रेफरेंडम किया, वो रेफरेंडम जब उन्होंने किया तो मैं समझता, उससे पहले डेविड कैमरन वजीर आजम रहे थे, लेकिन वो एक कोलिशन गवर्नमेंट में थे, ठीक है। आपने वहां पे नाम सुने होंगे, मार्गरेट थैचर, जॉन मेजर, विंस्टन चर्चिल, ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियात आया करती थी, ठीक है। उसके बाद हमें, मुझे लगता है कि जब डेविड कैमरन अपनी फर्स्ट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में आया तो वो एक कोलिशन में थे, ही कुडंट रियली डू व्हाट ही वांटेड टू डू। सेकंड टाइम वो पावर में तो आए, लेकिन उन्होंने एक कमिटमेंट कर दी कि मैं ब्रेग्जिट का रेफरेंडम करवाऊंगा। जब ब्रेग्जिट का रेफरेंडम उन्होंने कराया तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वोट किया और ऑब्वियसली ब्रिटेन लेफ्ट ब्रेग्जिट। वहां से उन्होंने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो समझते थे कि वो ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए उनके नजर में। हालांकि उन पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या ऐसी कोई जिम्मेदार, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी कि उनको रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन मॉरली उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता तो मैं हट जाता हूं। वहां से मेरी नजर में बर्तानिया की जो लीडरशिप है वो क्राइसिस में चली गई, और उसके बाद उस वक्त से लेकर आज तक ये के एस टामर किसी हद तक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब इनके ऊपर भी एक आप देख रहे हैं कुछ वो जो एप्स्टीन फाइल्स वगैरह के हवाले से बात चल रही है, किसी को इन्होंने अपॉइंट किया था एज एन एम्बेसडर टू द वॉशिंगटन, उस पर कुछ सवालिया निशान। तो इनका प्राइम मिनिस्टर जो है अनफॉर्चुनेटली वो काफी वीक रहे हैं उसके बाद, जिसकी वजह से इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत डिविजन्स आ गई हैं। दूसरी बात, बर्तानिया को हमेशा ये चैलेंज रही है कि वो लिंग्विस्टिकली, क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं, तो दे फेल्ट वेरी क्लोज टू अमेरिका, यानी ट्रेडिशनल एलाई भी रहे हैं उनके। मतलब ये कहा जाता है कि दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसका जो मसल था वो अमेरिका था, और जो ब्रेन था वो ब्रिटेन था। ये तमाम लोग कहते हैं ब्रिटेन वॉज द ब्रेन एंड यूएस वॉज द मसल। लेकिन हमने देखा कि जब ये यूरोप बना तो यूरोप के अंदर लैंग्वेजेस भी फर्क हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस हैं। वो इस तरह के ब्रिटेन की वो जो सुपीरियोरिटी है उसको भी नहीं मानते थे। यू बिकम जस्ट अ मेंबर स्टेट लाइक फॉर एग्जांपल एनी अदर कंट्री जिसने अभी रिसेंटली जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की है। लाइक तो डेनमार्क। बर्तानिया की अनकंफर्टेबल, उनकी अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप थी यूरोप के साथ भी, और वो एक्चुअली दे फेल्ट क्लोज टू अमेरिका बट दे वर सेपरेटेड बाय दिस बिग ओशन। यानी वो ज्योग्राफिकली यहां थे लेकिन नजरियाती तौर पर अमेरिका के साथ थे। तो वो एक तजब्जुब का शिकार रहे, एंड एज अ रिजल्ट दे चोज टू गो इनटू यूरोपियन यूनियन। फिर वो निकल आए वहां से, निकलने के बाद अमेरिका के करीब हुए, अब दोबारा वो वहां पे जाने का सोच रहे हैं। तो यू हैव एब्सोल्युटली राइट, किसी हद तक उनकी ग्लोबल पोजिशनिंग में भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, और उनकी जो इंटरनल लीडरशिप है। फिर आपने देखा वहां पे एक इंडियन निजात वजीर आजम आ गए। फिर उनके बाद अभी भी जो उनकी जो लीडरशिप है कोई इतनी ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी की कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ईदर विद द ट्रेडिशनल लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। एक थर्ड फोर्स वहां इमर्ज कर रही है रिफॉर्म के नाम से, जो कि बिल्कुल राइट विंग है, नाइजल फराज के नाम से। तो वो एक तरह से काफी डिविजन्स हैं वहां पे विद इन द यूके, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि देयर इज, इट सीम्स टू बी कि वहां पे कुछ थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी नजर आती है आपको। लेकिन मुझे लग रहा ये है कि आइंदा कुछ दिनों में दिस विल गेट बेटर। अच्छा, अगर ये पीस डील हो जाती है बिटवीन यूएस एंड ईरान, और सीज फायर जी। चलता है, पीस डील हो जाती है, तो ईरान विल बी अ मिडिल पावर। ईरान के अगर आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आप जानते हैं कि वहां पे तो शाह ईरान के जमाने में दे वर अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन। दे वर अलाई ऑफ द यूएस। इसराइल के साथ भी उनकी अच्छी रिलेशनशिप थी। उसके साथ साथ उनकी खित्ते में भी कोई ऐसी ट्रबुलेंस नहीं थी। उनके पास ऑयल भी था। ऑफ कोर्स कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो शिकार जरूर थे, लेकिन वो तो हर मुल्क रहता है। दे कुड हैव डेल्ट विद इट। बट फिर ये रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट किया। इस रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने जो है वो पहला नारा ही ये बुलंद किया कि डेथ टू अमेरिका। अब जब इस तरह के नारे आप बुलंद करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक तरह से एंटागनाइज ही करेंगे ना। मैं आपको अगर बुरा भला कहूंगा, इवन तो मैं दिल का अच्छा हूं, लेकिन आप मुझे कहेंगे यार ये तो मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है। तो उन्होंने एक मुझे लगता है अगर वो इस स्ट्रैटेजी से इसको बदल देते हैं, वो ये परपेचुअली जो स्टेट ऑफ वॉर में चल रहे हैं पिछले कई सालों से, उसको छोड़ देते हैं। उनके पास तेल भी है, गैस भी है, उनके पास हुनरमंद लोग भी हैं। उनके माजी में आप देखें क्या उनके पास आर्ट है, लिटरेचर है, पोइट्री है, सकाफत है, कल्चर है, क्या क्या है उनके पास। उस पर फोकस करें तो डेफिनेटली दे कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। यही तो सब चाहते हैं कि वो इस जंगजूही के रास्ते को छोड़ें, और वो फर्ज कर लें अगर वो अमेरिका से और इसराइल से सरवाइव करके, पीस डील करके निकल जाते हैं, स्टेचर तो ऊपर होगा ना कि दे सर्वाइव, सर्वाइवल इज देयर विक्ट्री। बिल्कुल। बट सर्वाइवल विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल नॉट बी हॉस्टाइल टू देयर नेबर्स। You can't just survive and again be hostile.
जो प्रॉक्सीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो मिडिल ये पावर की एक ये नहीं है कि वो अपनी हेजमनी भी बनाता है इर्द गिर्द अपने छोटी रियासतों पे, जैसे नहीं, सुपर पावर बनाता है हेजमनी, ऐसे मिडिल पावर भी हल्की हल्की हेजमनी बनाता है, अपना रूप बनाता है, तभी तो मिडिल पावर बनता है। मेरी नजर में ऐसा नहीं है। ऐसा मेरी नजर मिडिल पावर वो है विच इज एट पीस विद इट्स नेबर्स। था। जी, अगर आप हेजेमनी बनाएंगे तो फिर तो आप मैं उसको यू कैन बी अ पावर बट दैट विल नॉट बी अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ योर पावर। मिडिल पावर्स आर नॉट हॉस्टाइल टू एनीबडी। पाकिस्तान है, इस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी हॉस्टाइल टू एनीवन। हम तो चाहते हैं कि हम अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करें। यूएई इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। यूएई किसी के बारे में हॉस्टाइल नहीं है। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ट्रेडिशनल अलायंसेस से अगर उनको ओपेक जैसी चीजों से बाहर आना पड़े वो उनके इंटरेस्ट में है, बट दे डोंट हैव नो हॉस्टाइल डिजाइंस। उन्होंने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है दुनिया में जिसमें उनके पास जो ऑयल एंड गैस और जो भी ब्लेसिंग्स अल्लाह ने उनको दी, उन्होंने उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज किया। और उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल ऑफ सक्सेस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी बना दिया कि 200 ममालिक के लोग वहां पे आके रहना शुरू हो गए। वहां बिजनेस कर रहे हैं, वहां ट्रेड कर रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नोबडी इज फोर्सिंग देम टू गो देयर, दे आर गोइंग देयर बिकॉज ऑफ दिस मॉडल ऑफ सक्सेस दैट दे सी। तो ये मेरे नजर में तो ये होती है मिडिल पावर। एंड साउथ कोरिया। They have a very important role in that particular region. See, every country has its positives and negatives. मेरी नजर में they have a very important role to play. They have a very positive relationship with the Gulf states also. उनकी अमेरिका के साथ भी ठीक relationship है, चाइना के साथ भी वो ठीक जा रहे हैं. They don't have any issues with them. So I think they are going well. फ्रांस also has a neutral Super veto power. power, सुपर पावर, वीटो Yeah. पावर, पर वो भी ब्रिटेन की तरह जरा नीचे नजर आता है। अब यूएस से उसकी लड़ाई है, रशिया की यूक्रेन लड़ाई में भी वो उतना एज वर्ल्ड पावर नहीं रिएक्ट कर सका। तो रशिया के आगे भी और अमेरिका के आगे भी फंस गया है वो, अमेरिका और रूस दोनों के दरमियान उसकी वर्ल्ड पावर की हैसियत भी कॉम्प्रोमाइज नजर आ रही है। और जिस तरह के क्राइसिस ब्रिटेन में है, वैसे फ्रांस ने उन्होंने उनको सुपर पावर से मिडिल पावर में नहीं लिया है। अब हम उन्हें मिडिल पावर में ना रख लें सुपर पावर की बजाय। देखिए, मेरी नज़र में तो तीन जो मेन हमने डिफाइन की हैं चीज़ें। ऑब्वियसली आई एम नॉट एन अथॉरिटी, हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पावर्स इज स्टिल इवॉल्विंग। तो अल्टीमेटली एक कोई शायद इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि आप ये टिक्स जब करेंगे तो आप मिडिल पावर बनेंगे। लेकिन ग्लोबल कंसेंसस मुजम्मिल साहब इस पे यही है कि अगर आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकली यू आर सेल्फ रिलायंट, एंड थर्डली आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, positive global influence, not hegemony, not trying to dominate others, but to be able to have your own presence without the need to depend on somebody or be part of one particular block while preventing yourself from being part of another block. तो अगर ये definition पे आप आते हैं तो मुझे लगता है कि that is what middle power is. Now, middle powers can cooperate on certain things. They can create regional blocks, but those blocks are primarily based on economic, not military alliances. Like, I don't think middle powers तो वही चाहते हैं कि मिलिट्री हेजेमनी खत्म हो। जिस तरह से आपने देखा कि जो ये 5 ममालिक थे, उनमें से 1-2 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने दुनिया में जंगें शुरू कर दी और फिर उसके अंदर उनको भी ड्रैग करना पड़ा। तो वो ये समझते हैं कि हमें अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए और वी शुड बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स एंड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। ये उनकी बेसिकली जो फिलॉसफी के ऊपर इसको ये जो इमारत खड़ी होती है। एक इस्लामिक नेटो की भी बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट एंड ये सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं, जैसे एक वो नेटो है, एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए। यू थिंक कि ये इस्लामिक नेटो एक मिडिल पावर बन जाएगा? जी देखिए, क्योंकि ओआईसी एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, लेकिन उसने अपनी वो जो प्रेजेंस है उसको इतना ज्यादा असर्ट नहीं किया। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग नेटो है वो भी कोलैप्स हो रही है। तो अब इस अगर इन्होंने कोई इस तरह की चीज करनी है तो उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, जो उसकी जो स्कोप ऑफ वर्क है या उसका फ्रेमवर्क है, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। नॉट लाइक द ओल्ड ओआईसी एंड नॉट लाइक द नेटो, क्योंकि वो तो फिर वही बन जाएगा। सो यू हैव टू सी लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स कि आप देखें कि पहले माजी में आपने ओआईसी बनाई, वो क्यों नहीं इफेक्टिव बन सकी। इस तरह हम अरब लीग को भी देखें, अरब लीग भी है, इस तरह से भी और भी एंटिटीज जरूर बनी हुई हैं। बट समटाइम्स वो कहा जाता है कि दे आर देयर बट दे आर नॉट, दे आर मोर लाइक डिबेटिंग क्लब्स। तो इसीलिए मैं समझता हूँ इतने बड़े ग्रुप से बेहतर है आप सिर्फ, जैसा क्वाड है
चार चार ममालिक हैं, 5 ममालिक हैं, जिनके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपस में रैपो मेंटेन कर सकते हैं, उनके कुछ मामलात के ऊपर एक यूनानिमिटी ऑफ व्यूज है। तो आई थिंक दिस स्मॉलर रीजनल ब्लॉक्स माइट बी बेटर देन क्रिएटिंग ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपको फिर कंसेंसस डेवलप नहीं होता। आप 4 ममालिक कुछ करना चाहते हैं तो 10 ममालिक नहीं मानते, वहीं पे चीजें सारी रेजोल्यूशन डेड हो जाती हैं। आपने देखा यूएन का सबसे बड़ा इशू यही था कि जो भी आप करना चाहते हैं वो ब्लॉक हो जाता है, ये वीटो, उसको वीटो हो जाती है, या फिर जो वो 5 ममालिक करना चाहते हैं वो कर देते हैं, बाकी बैठे रह जाते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। बट स्टिल यू रिमेन पार्ट ऑफ दैट क्लब एंड यू इट फील्स लाइक आप इसका हिस्सा हैं। ओआईसी में भी सिमिलर सिचुएशन है। अगर आप एक 20 मुल्कों का कोई नया ब्लॉक बना देंगे और उनकी आपस में बस तकरार होती रहेगी, बहस होती रहेगी, तो इट विल जस्ट बिकम अनदर डिबेटिंग क्लब। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ममालिक की जिनके अंदर यूनानिमिटी ऑफ व्यूज हो, उनके अगर स्मॉलर ब्लॉक्स बने तो मेरी हम्बल ओपिनियन में वो ज्यादा इफेक्टिव एजाइल हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक बड़ा सा ब्लॉक बना दें और बस डिबेट करते रहें उस पर बैठ के। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी थैंक यू सर।